रविंदर रैना जमीन पे गिर सकता है, रविंदर रैना जमीन पे गिर सकता है, बड़े लोअर लेवल पे जाके गिर सकता है। सुरेंद्र चौधरी का वो लेवल नहीं है। तो जमीनी कहाँ से है? आप कहाँ से उसको जमीनी मानते हो? वो जो हवाई लीडर होते हैं वो ये ऐसे इश्यूज को भड़काने की कोशिश करते हैं। इस समय भाजपा के यूपी प्रेसिडेंट को हवाई नेता कह रहे हैं। ये तो जमीनी कहाँ से है? आप कहाँ से उसको जमीनी मानते हो? इलीगल माइनिंग के साथ इसका प्रवाह जुड़ा हुआ है, इलीगल माइनिंग के साथ इसका प्रवाह जुड़ा हुआ है। कि मैं इल्जाम का लगा रहा हूँ, जाए पूछिए कि रैना क्रेशर किसका है, पूछिए ना जाके। मैं इल्जाम तो लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है जो सामने दुनिया बोलती है। सुरेंद्र चौधरी नहीं बोलता, दुनिया बोलती है। बॉर्डर के लोग हैं, उनके बंकर नहीं बने, लेकिन रविंदर रैना साहब के घर में 18 लाख का बंकर बना हुआ है, कम्युनिटी बंकर। क्या रविंदर रैना जो लपेटी एक गोला भी आज तक पड़ा है? उसके परिवार ने कितनी करप्शन की है, उसके दौर में कितने करप्ट ऑफिसर निशारा के अंदर या सुंदरवानी के अंदर लगे हुए हैं, वो जाके उनको शील्ड करता है। लेकिन रविंदर रैना ने कहाँ पे कंपेन की? रविंदर रैना तो अपने नाम से वोट दे बताए ना, यहाँ वहां से झूठा केस रेफर कराना। मैं तो कहता हूँ जिन डॉक्टरों ने निशारा से रेफर किया उस लड़के को, उसके बाद जिस जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर तो उन्होंने आधा घंटा भी नहीं रखा। बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट जोरी से हो, वहां से एक जनरल सेक्रेटरी हो, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 3 सीटें वहां पे निकली हैं 14 में से डीडीसी की। क्यों अनुराग ठाकुर को वहां लेके गए? क्यों दूसरे बीजेपी के लीडरों को वहां लेके गए? सुरेंद्र चौधरी ने तो किसी को नहीं लिया निशारा में। अभी हमने वहां की डीडीसी की शीट निकाल के दिखाई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। पीडीपी इलेक्शंस में जो डीडीसी इलेक्शंस हुए उसमें कहीं ना कहीं पता चला कि आखिरकार डीडीसी इलेक्शंस में पीडीपी को कितना प्यार मिला और कितना नहीं। क्योंकि इस समय ज़मीनी सतह पर इलेक्शंस हुए थे और ज़मीनी सतह पर ही पता चलता है कि आखिरकार कौन सी पार्टी को कितना प्यार मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है, चाहे पीडीपी हो, चाहे फिर अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की हो, और जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात हो या फिर अगर आप बात कर लीजिए पैंथर पार्टी हो, धूमिल उनकी इमेज होती हुई नजर आई। पर इसी सब में एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। वो वीडियो जिनकी थी वो आज इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, पूरी की पूरी बात जानेंगे कि आखिरकार वो बात क्या थी जिसके कारण ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई और आखिरकार वो थप्पड़ मारने का क्या सीन था। इसके साथ साथ में कि आखिरकार डीडीसी चुनावों में पीडीपी के साथ ऐसा दगा हुआ तो हुआ क्यों। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। किस तरह से देखते हैं वो थप्पड़? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप एक दुकान में घुसते और थप्पड़? देखिए, वो इशू कुछ और था, बात कुछ और थी। दो वहाँ लोग थे हमारे, जो रैली जब लास्ट में ख़त्म हो रही थी तो बीच में थोड़ी सी एक बच्चों में, नौजवानों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने उसको बनाया, फिर एक इशू बना दिया, फिर कभी पुतले फूके, ये किया वो किया। तो मैं उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। बात थप्पड़ों की नहीं, बात कामों की है। ये थप्पड़ जो था, मारा भी है या नहीं मारा, ये तो उस वीडियो में दिख रहा है, किसको बजा किसको नहीं बजा। ये अब मैं इस पर कोई ना जस्टिफाई करना चाहता हूँ, ना मैं इसको आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बट एक चीज़ है कि जैसे एक इशू भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बनाया, वो इशू बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और हमें खासकर जो हम पॉलिटिशियन हैं, हम वी आर द आइकॉन ऑफ द सोसाइटी, हम एक रोल मॉडल होते हैं। और हमारा यही फ़र्ज बनता है कि अगर हम दो समाज या दो ग्रुप या दो लोगों में लड़ाई हो तो उनको मिटाने की बात करनी चाहिए, ना कि उस बात को उछालने की कोशिश की जाए। तो लिहाजा मेरी जो वो वीडियो है जिसमें आप मेरी जिक्र कर रहे हो, उस वीडियो में आप अगर ध्यान से देखेंगे, सामने दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, मैं किसी को बचा रहा हूँ या नहीं बचा रहा, ये सब चीज़ें उसमें हैं। तो लिहाजा मैं इस बात पर मैं इतना ज़्यादा मैं ना इसको तवज्जो देना चाहता हूँ, ना मैं इसको ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का सिपाही हूँ। मैंने ज़िंदगी में मुफ्ती साहब से बहुत कुछ सीखा है। मैं किसी वेव या किसी के नाम पे लीडर नहीं बना। मैंने ज़मीन पे काम किया है। मैंने ज़मीन में काम करने के बाद इलेक्शन लड़े हैं, लोगों ने मुझे वोट डाले हैं। तो यहाँ ऐसे जो लोग हैं जो हवा में आते हैं, हवा से ही चले जाते हैं, तो वो जो हवाई लीडर होते हैं वो ये ऐसे इश्यूज को भड़काने की कोशिश करते हैं। इस समय भाजपा के यूटी प्रेसिडेंट को हवाई नेता कह रहे हैं। ये तो ज़मीनी कहाँ से है? आप कहाँ से उसको ज़मीनी मानते हो? आप जाइए ना, निशारा सुंदरवानी का टूर करिए, आपको दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई वो ज़मीन पे से जुड़ा हुआ है या लोगों के बीच में है या नहीं है। आज अगर हमने निशारा में डीडीसी की सीट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने निकाली है, तो ये क्या है? रविंदर रैना का घर है वो, वहाँ से हमने निकाली है।
बाकी अगर एक दो सीटें अगर जीती भी हैं तो उस जीतने से उसको कौन जीत कहता है? वो तो मोदी साहब के नाम पे जीता है, वो अपने नाम का बताए ना, वो अपना बताए कि उसने क्या किया है, खुद लोग बताएंगे। उसके परिवार ने कितनी करप्शन की है, उसके दौर में कितने करप्ट ऑफिसर निशारा के अंदर या सुंदरवानी के अंदर लगे हुए हैं, वो जाके उनको उनके उनको उनको शील्ड करता है, उनको बचाता है। तो इन चीज़ों पे, करप्शन पे एक बहुत बड़ा सवाल हमने खड़ा किया है इस इलेक्शन के अंदर, और आने वाले वक्त में रविंद्र रैना को वहाँ जवाब देना पड़ेगा निशारा के आपने अंदर। कहा इलीगल कि माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग के साथ इसका परिवार जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा। आप बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर में ये बैन है, इलीगल माइनिंग आप नहीं कर सकते हैं। माइनिंग भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशानों में आता है, पर आखिरकार आप उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका परिवार उसमें शामिल है। देखिए, मैं इल्ज़ाम का लगा रहा हूँ, जाइए पूछिए कि रैना क्रशर किसका है, पूछिए ना जाके। मैं कि इल्ज़ाम तो लगा, ये सच्चाई है जो सामने है, दुनिया बोलती है। सुरेंद्र चौधरी नहीं बोलता, दुनिया बोलती है। इसलिए मैंने कहा ना कि अगर रविंद्र रैना का निशारा सुंदरवानी के इतना होल्ड था तो उनको बोलना था कि वहां लोगों में जाके कंपेन करते ना। क्यों अनुराग ठाकुर को वहां लेके गए, क्यों दूसरे बीजेपी के लीडरों को वहां लेके गए? सुरेंद्र चौधरी ने तो किसी को नहीं लिया निशारा में, तब भी हमने वहां की डीडीसी की शीट निकाल के दिखाई है। तो रविंद्र रैना साहब, अनुराग ठाकुर साहब निशारा में भी गए हैं, सुंदरवानी में, वो सेरी में भी गए हैं, सुंदरवानी में भी उन्होंने प्रोग्राम किए, और भी कई बड़े लीडर जो थे बीजेपी के, वो उस इलाकों में गए। लेकिन रविंद्र रैना ने कहाँ पे कंपेन की? रविंद्र रैना साहब अपने नाम के वोट दे, बताए ना। ये कहता बीजेपी ने सीटें निकाली। मुझे बताएं कि बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट तिजोरी से हो, वहां से एक जनरल सेक्रेटरी हो, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 3 सीटें वहां पे निकली हैं 14 में से डीडीसी की। तो ये क्या है? रविंद्र रैना साहब कहता है ना, यहाँ बड़े भांगड़े मारे, बड़ा उसने जश्न मनाया कि हमने, बीजेपी ने 75 सीटें जीती। लेकिन मैं पूछता हूँ रविंद्र रैना साहब, आप बताएं, चलो ठीक है, बाकी सीटें जो जीती बीजेपी के लोगों ने जीती होंगी, बट आप जवाब दें कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 में से सिर्फ 3 सीटें निकली हैं, क्या ये जीत है आपकी? इसका रेशियो निकालिए ना आप। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों का टकराव नजर आया, क्योंकि इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि थप्पड़ मारा गया था, इस तरह की बातें सामने आई थी। इस बार दोबारा ही सेम बात सामने आई है कि दोबारा थप्पड़ मारा गया है, जिसकी अब इस बारी वीडियो भी है। रति जी देखिए, मैंने कहा ना, थप्पड़ पॉलिटिक्स नहीं है, थप्पड़ों की पॉलिटिक्स में जाता ही नहीं मैं। ये झूठ की पॉलिटिक्स, यहाँ वहाँ से झूठा केस रेफर कराना। मैं तो कहता हूँ जिन डॉक्टरों ने निशारा से रेफर किया उस लड़के को, उसके बाद जिस जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर तो उन्होंने आधा घंटा भी नहीं रखा। तो जिन डॉक्टरों ने रेफर किया, ये भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि एक बंदे को लगी नहीं, कुछ नहीं, आप क्यों लोगों को वहां से रेफर करके एक खबर बनाते हैं, एक न्यूज बनाते हैं? तो लिहाजा मैंने कहा ना, मैं बार बार इस इशू को डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा लेवल ये नहीं है। रविंद्र रैना जमीन पे गिर सकता है, वो बड़े लोअर लेवल पे जाके गिर सकता है, सुरेंद्र चौधरी का वो लेवल नहीं है। मैं, हकीकत ये है कि हम जानते हैं कि काम कैसे करना है, हमें लोगों के काम से मतलब है। मैंने वहां इलेक्शनों में सवाल खड़े किए हैं कि रविंद्र रैना साहब के घर में, आप देखें वहां लोगों के, बॉर्डर के लोगों को, आप कभी टूर करें निशारा बॉर्डर का या सुंदरवानी का जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर के लोग हैं उनके बंकर नहीं बने, लेकिन रविंद्र रैना साहब के घर में 18 लाख का बंकर बना हुआ है, कम्युनिटी बंकर। क्या रविंद्र रैना जो लंबेड़ी एक गोला भी आज तक पड़ा है? अगर लंबेड़ी गोला पड़ा है तो फिर डंडेसर, बगनोटी, दब्बड़, खेड़ी, तराट, अपना राजल, हाथी, मेरी बात लास्ट कंप्लीट कर लो। फिर तो पहले बंकर वहां बनने चाहिए। रविंद्र रैना का तो गांव उन गांवों से बाद में आता है, इसलिए जो बॉर्डर के गांव हैं वहां पे बंकर नहीं बने, लेकिन रविंद्र रैना के घर में बंकर बना हुआ है। पर भाजपा तो ये डंका पीट रही है कि उन्होंने काफी जगह बंकर बना दिए हैं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बॉर्डर के लोग सुरक्षित हैं। चिंता नहीं करनी तो निशारा जो सीट इन्होंने हारी है वो तो बॉर्डर की बेल्ट है ना, पूरी बॉर्डर की बेल्ट है। चाहे वो 2 ब्लॉक थे ना, किला दरहाल और निशारा 2 ब्लॉक थे, वहां क्लब करके ये एक डीडीसी की सीट बनी थी, वो पूरा बॉर्डर है। चाहे वो पुखरनी है, चाहे वो आपका पीर बटेसर है, चाहे वो आपका कंपला है, लड़ोका है, लाम है, जंगड़ है, शेर भवानी, मकड़ी, कड़ाली है, चाहे आपका भवानी है, ये आपका कलसियां है, आपका लंगर गनिया, मानपुर, ढनका, बरेरी, बजनोआ या कलाल या डींग या मंगयोट, ये जो शेरी के गांव हैं सारे बॉर्डर के बेल्ट हैं। तो आज वहां अगर बंकर बने होते तो लोग इनको वोट डालते ना। पर सर ये बात तो उनकी फिर भी क्लियर होती है ना कि डीडीसी इलेक्शन में भाजपा की एक चेहरा जो है उन्होंने अपना मेंटेन रखा कि हमने कहा था हम लोगों के साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, लोगों ने सीट डाली। पर पीडीपी की कहीं ना कहीं इमेज धूमिल होती हुई नजर नहीं आई। कहां से धूमिल हुई मुझे बताएं? बीजेपी ने 280 सीटें पर इलेक्शन लड़ा है, मतलब टोटल 280 सीटें थी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद उनकी 75 निकली, 205 कहाँ है?
इन्होंने डोल तो पीटे, लोगों को ये कह रहे हैं ना, रविंद्र रैना साहब या बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं ना कि हमने यहाँ पे 75 सीटें जीती हैं, लेकिन इनको पूछो 280 में से अगर आपने 75 जीती, वो 205 कहाँ पे है, वो किसने जीती हैं? रही बात पीडीपी की, आप कहते हैं पीडीपी दुमिल कहाँ से, पहले सुनिए ना, पीडीपी कहाँ से दुमिल हुई? आपने 60 सीटों पे इलेक्शन लड़ा पीडीपी ने, उसमें से 27 जीती हैं हमने, हम तो कहाँ से 50% की रेशियो है हमारी जीतने की। दूसरा था गुपकार अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने गुपकार अलायंस के तहत इलेक्शन लड़ा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने लड़ा, ये ज्वाइंट एक हमारा है ना, कांग्रेस यही कारण है कि रविंद्र रैना ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि हमें हराने के लिए इन्होंने एक अलायंस बनाया और इसीलिए इनको पता था कि हम लोग हारेंगे, इसलिए इन्होंने अलायंस बनाकर इलेक्शंस लड़ी है। नहीं, इलेक्शन क्या लड़ी अलायंस बना के? आपने गुपकार अलायंस के सारे लीडरों को नजरबंद कर दिया इलेक्शनों के अंदर, महबूबा जी को बाहर निकलने दिया, किसी लीडर को बाहर जाने दिया? तो मुझे बताएं, जब आपके लीडर दिल्ली से उठ के यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, गली गली कूचे कूचे में गए हैं, जहां तक पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस की लीडरशिप थी, उनको तो बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, उसके बावजूद हमारी सीटें निकली। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इतना इन्होंने अगर काम किए हुए थे, सब कुछ नॉर्मल था, हालात नॉर्मल थे, सब नॉर्मलसी थी, सब लोगों के जो इन्होंने वादे, अच्छे दिन के वादे किए थे, सबका साथ सबका विकास की बात की थी, अगर वो चीजें थी तो फिर इनको सीटें मिलनी चाहिए थी ना। तो मैंने सबसे बड़ी एग्जांपल आपको दी डिस्ट्रिक्ट जोरी की, कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट जोरी से बिलोंग करते हैं, आपके वहां से एक जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो मुझे बताएं, उसके बावजूद वहां से सिर्फ 3 सीटें निकलती हैं, ये वहां हम थोड़े दुमिल हुए, वहां तो बीजेपी दुमिल हुई। ठीक है, वहां तो आज भी जो गुपकार अलायंस का चेयरमैन बनेगा ना जी, अलायंस तो गुपकार अलायंस का आज की डेट में आप देखें ना, नेशनल कांग्रेस की चीजें पीडीपी की हैं, कांग्रेस की हैं, तो इनका कौन सा जीता? वो 3 है ना। तो लिहाजा मैंने कहा ना आपको कि आज आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस इस देश इस रियासत के अंदर दुमिल हो रही है, नहीं। बट एक बात जरूर है कि जो लीडरशिप है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे पीडीपी की है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, उनको वो खुला माहौल नहीं दिया जा रहा, उनको वो एक मतलब आप सीधा सीधा तौर पर ये कहते हैं कि जो अगर आहिस्ता आहिस्ता जो इमेज धूमिल हो रही है, उसका मेन कारण भी भाजपा है, क्योंकि भाजपा बाहर नहीं निकलने दे रही नेताओं को। मैं ये नहीं, हम कहते ही नहीं कि हमारी इमेज धूमिल हो रही है, हम सिर्फ बार बार ये कहते हैं कि आप कोई भी इलेक्शन इस रियासत के अंदर कराएं, वो फ्री एंड फेयर कराएं। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, फेयर एंड फेयर नहीं मानते, पर ये तो डंके की चोट पर भाजपा कह रही है कि हमने जो भी इलेक्शन करा वो फेयर, वो तो हमने निशारा की सीट जीती, हमें पता हमने कैसे जीती है, वहां क्या क्या हो रहा था हम जानते हैं, कितना की लोग जो ये जीते हैं वो कैसे जीते हैं हम वो भी जानते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि आप क्या जानते हैं, आम जनता भी तो जाने ये चीज, क्योंकि बात सीधी ये होती है कि आम जनता को पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। बात चलती है पॉलिटिशियंस में, चलती है पॉलिटिशियंस में खत्म हो जाती है, आम जनता को भी तो पता चले। आम जनता वोट कौन डालता है? जिन लोगों ने वोट डाले, किसको डाले, किधर निकले, ये दुनिया दिख नहीं रही। इसलिए आम जनता हमसे सियानी है, आजकल लीडरों से ज्यादा सियानी आम जनता है। वो मुझे जानते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ वो जानते हैं सुरेंद्र चौधरी क्या बोल रहा है। वो मेरी लैंग्वेज, केवल कोई गूंगा बोलता है ना, तो गूंगे को भी लोग समझ लेते हैं। तो इसलिए आज सुरेंद्र चौधरी जो कह रहा है ना, वो जो लोग चाहते हैं इस रियासत की तामीर और तरक्की, वो बेरोजगार बच्चा जो रोजगार चाहता है, वो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग जो टूरिज्म यहाँ चाहते हैं कि टूरिज्म द्वारा फ्लो करे, वो लोग जो जिन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई हैं, जो चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री फ्लोरिश हो, हमारे बच्चे इस इंडस्ट्री के अंदर लगें, जो लोगों के बिजनेस यहाँ तबाह हो गए नोटबंदी से या जीएसटी से या कोरोना से, वो लोग चाहते हैं हमारा बिजनेस चले। जो लोग आज किसान सड़कों पे है, वो किसान की हालत क्या है, बासमती का क्या रेट आज मिल रहा है मार्केट में, आप देखें जाके पूछें किसानों को, एक इंटरव्यू करें, पूछें किसानों को कि जो रेट आपको जो बाहर से लोग खरीदने आते हैं कितने पैसे देते हैं आपको, आप उसके बाद सेब का रेट देख लें, अखरोट का देख लें, जो भी चीजें किसान पैदा करता है, चाहे सब्जी है या कुछ भी, धान है या कुछ भी है, उन किसानों को वो रेट मिल रहा है। तो लिहाजा हर आदमी जो, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो सड़कों पे 60,000 मुलाजिम जो सड़कों पे डेली वेजर जो सड़कों के ऊपर है, चाहे वो आपके सिविल इंजीनियर जिनके सेल्फ हेल्प ग्रुप थे जो सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने खत्म किए, वो लोग वो समझते हैं कि सुरेंद्र चौधरी क्या बोल रहा है। इसलिए उनकी सवाल मेरा ये है, फिर मैं भी समझूंगी कि सुनिए मैं बताता हूँ, उनकी जरूरतें जो हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी मोदी साहब के नाम का पर इलेक्शन मत लड़े। यहाँ पंच इलेक्शन होता मोदी, अगर यहाँ सरपंच इलेक्शन होता, आप कहते हैं मोदी जी, जब यहाँ पे आपका बीडीसी के चेयरमैन के इलेक्शन हुए तब मोदी साहब के पोस्टर लगाते हैं ये, जब यहाँ एमएलए के इलेक्शन होते हैं तब मोदी साहब के ये पोस्टर लगाते हैं, जब एमपी के होते हैं तब मोदी साहब के पोस्टर लगाते हैं, आज डीडीसी का हुआ तब मोदी साहब। हम कहते हैं कि आप मोदी साहब के बिना इलेक्शन लड़ो ना यार, आप जम्मू का जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो मोदी साहब का नाम मत इस्तेमाल करे।
इन्होंने आज 5 साल हो गए ना सरकार चलाते हुए, 3 साल ये खुद सरकार में थे, आज 2 साल थे एलजी या गवर्नर की जो गवर्नमेंटें हैं, ये भी तो एक बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये लोगों को बताए ना कि हमने ये काम किए हैं। आज ये सिलेंडर की बात करते हैं कि हमने सिलेंडर दिए, हमारे लोग क्या कह रहे हैं, बॉर्डर के लोग क्या कहते हैं कि हमें सिलेंडर आपके नहीं, 1000 की भीख नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ आप हमारे जैसे आपने एक एक घर में कहते हैं हमने सिलेंडर दिए, आप हमारे एक एक बच्चे को रोजगार दे दो, हम हजारों सिलेंडर खुद खरीद लेंगे। आप ये बताएं कि 7 साल पहले, पर सर पहले ये बात कही गई थी कि बॉर्डर के लोगों को जॉब दी जाएगी, बॉर्डर के लोगों को जॉब दी जाएगी, वो बात इसी रिलेटेड सवाल मैं कह रहा हूँ, जो मैं सिलेंडर की बात मुझे कंप्लीट करने दो। जब आप बात करते हैं इसकी सिलेंडरों की, आप बताएं 7 साल पहले इस बीजेपी की सरकार के आने से पहले जो सिलेंडर की रीफिलिंग की कीमत थी 350 रुपया, आज वही गैस सिलेंडर जो आप रीफिल कर रहे हो वो 750 में हो रहा है। तो मुझे बताओ लोगों ने वो ये महंगाई बढ़ी या कितने % बढ़ी? डबल होगी ना। तो लिहाजा मैंने कहा ना कि इनके सिलेंडरों को झूठ, वो मान रहे हैं कि सिलेंडरों से हमें कोई फायदा नहीं। आप जो गोल्डन हेल्थ कार्ड जो बना रही है बीजेपी के, जिसका बड़ा डंका बिल, आप भी जाएं इलाके में, आपने भी देखा होगा कितने लोगों के हॉस्पिटलों के अंदर वो गोल्डन कार्ड चल रहे हैं, क्या गरीबों के चल रहे हैं? किसी का 5 लाख का इलाज हुआ, फिर ये कहते हैं किसानों को हम 2000 रुपये उनके खाते में डालते हैं। जब कोई इलेक्शन आता है 2000 उनके खाते में डालते हैं। वो किसान हुआ, वो भिखारी हुआ? किसान अन्नदाता है इस देश का रति जी। वो किसान, जो किसान इस देश को पाल रहा है, हम लोगों को पाल रहा है, चाहे वो दूध है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे रोटी है, जो भी अन्न जो पैदा कर रहा है, उसके बाद उसी किसान का बेटा वो बॉर्डरों पे, हिंदुस्तान के बॉर्डरों की हिफाजत कर रहा है। इसलिए आप किसान, वो एक किसान है और किसान के बाद उसका परिवार, उसके बेटे हैं। इसलिए मैंने आज भी आपको कहता हूं कि बीजेपी बातों पे आए, मुद्दों पे आए। रविंद्र रैना मुद्दों पे बातें करें। सवाल, सुरेंद्र चौधरी जी इतनी चीजें गिनवाते हैं, बहुत बढ़िया, पर महबूबा मुफ्ती 82 लाख रुपीस सिर्फ फर्नीचर, टीवी, इन सब पर खर्च देती है। क्या उस समय उनको याद नहीं आता कि डेली वेजर्स सड़कों पर हैं, उनकी मदद कर दी जाए? उस समय वो चीफ मिनिस्टर थी। बात हो रही है 2018 जनवरी से जून 2018 तक, सिर्फ और सिर्फ मतलब कारपेट अगर कहा जाए, टीवी कहा जाए, फर्नीचर कहा जाए, इस पर 82 लाख रुपए। आपने बड़े आराम से कह दिए, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर अंदाज में कह दिया। ये इल्जाम लगा दिया ना आपने जी। अब मैं आपको बोलता हूँ सर, ये इल्जाम नहीं है तो आरटीआई के तहत सामने आया। आरटीआई क्या ब्लैकमेलर नहीं, आरटीआई बोलते हैं इनको, ब्लैकमेलर में इनको मानता हूँ। आरटीआई अगर सही आरटीआई है तो फिर आरटीआई जब उस केस को फॉलो करते हैं, आरटीआई है देश के अंदर जो आरटीआई, जो सही आरटीआई लगाते हैं और उसके बाद उसको फॉलो करते हैं, और जो ऑफिसर करप्ट होते हैं या जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको सजा दिलाते हैं। ये आरटीआई थोड़ा हुआ किसी की पगड़ी उछाली, उसके बाद चुप करके बैठ के किसी के कहने पे। अब मैं बताता हूँ, कभी कुछ बोला ही नहीं किया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने एक सवाल का जवाब ले लीजिए ना, जो आपने पहले मैडम के इतना बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया। वो एक छोटी कोई वर्कर नहीं है, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद जिसने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे, 2 बार इस रियासत के चीफ मिनिस्टर रहे। महबा जी खुद एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए पार्टी की प्रधान है। तो इसलिए आप जब एलिगेशन लगा रहे हैं उस पर मुझे क्लैरिफाई करना कि मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा फर्ज है। आप बदकिस्मती इस रियासत की, इस देश की क्या है जी? मीडिया बड़ा, चाहे वो हिंदुस्तान का मीडिया है, कहीं का भी मीडिया है, चाहे वो किसी तरीके का, चाहे प्रिंट है चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, बदकिस्मती इस देश की क्या है?